नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। कल बिहार असेंबली में नीतीश कुमार ने जिस बेशर्मी से, जिस अभद्रता से बिहार की माताओं और बहनों को इंसल्ट किया था, सेक्स लाइफ की बात की थी, उस पर आज वो पूरे दिन हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, खुद अपनी निंदा करते रहे, अपने बयान को शर्मनाक बताते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में जिस निर्लज्जता से बात की थी, जिस अश्लील अंदाज में वो बोले थे, उसके खिलाफ पूरे देश में नाराजगी दिखाई थी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। इंडिया अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियों ने चुप्पी साध ली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री विधानसभा को थिएटर कैसे समझ सकता है जिसमें अश्लील फिल्म चल रही हो। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के नेताओं ने नीतीश को डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन यह बचाव किसी काम नहीं आया। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह नीतीश कुमार के पुतले जलाए। बिहार असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहां भी नीतीश कुमार ने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। यह इशू तब और बड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में नीतीश के बयान का जिक्र किया। नीतीश के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। मोदी ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये नेता कितना नीचे गिरेंगे, कब तक दुनिया भर में देश का अपमान कराएंगे। मोदी ने कहा उन्हें हैरानी इस बात पर है कि नीतीश ने जो एंटी मोदी मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे में शामिल पार्टियों के नेता भी मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, इसलिए यह बात काफी आगे बढ़ गई। नीतीश कुमार ने माफी क्यों मांगी, बार बार हाथ क्यों जोड़े, इसके पीछे सियासत क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के बयान की सबसे कड़े शब्दों में, सबसे तीखे अंदाज में आलोचना की। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। आमतौर पर नरेंद्र मोदी किसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता के खिलाफ इतने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चूंकि मुद्दा महिलाओं के सम्मान का था, नीतीश का बयान बेहद शर्मनाक था,
इसलिए मोदी आज खुलकर बोले। इस मामले में मोदी के घोर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी भी मोदी के साथ खड़े नजर आए। ओवैसी ने कहा, एक चीफ मिनिस्टर, तजुर्बेकार नेता से इस तरह के अश्लील बयान की उम्मीद कोई नहीं करता। नीतीश ने न पद की गरिमा का ख्याल रखा, न विधानसभा की मर्यादा की परवाह की, न सामाजिक सलीके का ध्यान रखा। ओवैसी ने कहा, वैसे तो विधानसभा में इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर नीतीश कुमार जनसंख्या के मुद्दे पर महिलाओं की शिक्षा से जुड़ी बात करना चाहते थे तो उसका तरीका शालीन भी हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार तो सब भूल गए, इसलिए अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीक़े से उन्होंने जिस तरीक़े से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नीतीश की बातों पर कल से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उसके बाद नीतीश को भी अंदाजा हो गया था उन्होंने जो कहा उससे जातिगत सर्वे का मुद्दा तो पीछे रह गया। लोग नाराज हैं, इसलिए आज नीतीश ने बिना शर्त, बिना किंतु परंतु के हाथ जोड़कर माफी मांगी। नीतीश आज विधान भवन में पहुंचे, लेकिन अंदर जाने से पहले वो खुद रिपोर्टर्स के पास आए और कहा कि कल उन्होंने जो कहा वो गलत था, उन्हें खेद है, वो माफी चाहते हैं और उनके बयान को लेकर जो भी उनकी निंदा कर रहा है उसका वो अभिनंदन करते हैं। मैं माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस माफीनामे को खारिज कर दिया। पटना शरीफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश ने इफ और बट के साथ माफी मांगी है। बयान से क्लियर है कि नीतीश की नीयत साफ नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? ये किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दोहराने में भी शर्म आती है? ये हो क्या गया है? ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। और आपने क्या माफी मांगा? अगर बुरा लगा है तो मतलब अभी भी आप दिल से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदन के पटल पर महिलाओं के बारे में सबसे शर्मनाक बातें कही हैं। उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। ये क्या लोकतंत्र कोई मजाक है क्या? नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और आपने लोक लाज को शर्मसार किया है। आपकी माफी बिना शर्त नहीं है, आपकी माफी ईमानदार भाव से नहीं निकली है।
अगर बुरा लगा है तो मैं वापस लेता हूं। ये क्या मतलब है इसका? इसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा में जाने के लिए गेट पर पहुंचे। उनका सामना बीजेपी के विधायकों से हुआ। बीजेपी के विधायक हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नीतीश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जैसे ही नीतीश कुमार गाड़ी से उतरे तो बीजेपी के विधायकों ने उन्हें घेर लिया, उनका रास्ता रोक लिया। नारेबाजी होने लगी कि महिलाओं का अपमान करने वाले को विधानसभा में घुसने का अधिकार नहीं है। नीतीश गो बैक के नारे लगे। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी की ज्यादातर महिला विधायक और एमएलसी शामिल थी। विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह नीतीश कुमार को बीजेपी विधायकों के घेरे से निकालकर सदन में पहुंचाया, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां भी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के एमएलए यहां भी प्लेकार्ड्स लेकर तैयार थे, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ बातें लिखी गई थी। विरोध करते करते विपक्ष के विधायक सदन के वेल में पहुंच गए। जब नीतीश ने उनको समझाने की कोशिश की तो कई विधायकों ने वेल में रखी कुर्सियां उठाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वापिस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है, और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है। हंगामे की वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 घंटे बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई तो हंगामे के बीच नीतीश कुमार फिर खड़े हुए और फिर माफी मांगी। कहा वो तो अपना बयान वापस लेते हैं, वो शर्मिंदा हैं कि उनके मुंह से ऐसी बात निकली, उन्हें माफ किया जाए। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है, और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महोदय में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है, आपकी और सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चूंकि सदन में नीतीश ने कहा उनके किसी एक शब्द से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो माफी मांगते हैं, और फिर कह दिया कि कल तक तो सब शांत थे, आज ऊपर से आदेश आया इसलिए विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। नीतीश की इस बात से विपक्ष के विधायक और भड़क गए। हंगामा और तेजी से शुरू हो गया। फिर से नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगने लगे। क्षमा मांगना चाहिए मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अच्छा चलिए ना, बोल दिए तो बैठिए। इसी दौरान स्पीकर ने विपक्ष के नेता विजय सिन्हा को बोलने की परमिशन दी। विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अशोभनीय बातें कही और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेक्स एजुकेशन कहकर उनका बचाव किया, इसलिए उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। नीतीश और तेजस्वी दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। विजय सिन्हा जब बोल रहे थे तो स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बार बार उन्हें टोका। इसको लेकर विजय सिन्हा की स्पीकर से तीखी बहस भी हुई। मेरा माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगा, खेद व्यक्त किया, लेकिन महोदय ये लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर है। महोदय लोकतंत्र के मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात
करना उचित है। उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कहा, आप इनको स्थान ग्रहण इस्तीफा कीजिए। मांग देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस्तीफा मांगने का आपका कोई जो है क्षमा मांगे नहीं बनता ये भी है। खेद व्यक्त करें। आप बैठिए, स्थान ग्रहण क्षमा मांगे। पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के हंगामे पर नाराजगी जताई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा, विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उन्हें रिकॉर्ड से निकाला जाए। विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी विधायकों को कल नीतीश के बयान में कोई खराबी नहीं दिखी थी, अब दिल्ली से आदेश आने पर वो हंगामा कर रहे हैं। आप इस तरह की भाषा बोलकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्होंने खुद वापस ले लिया और खेद भी प्रकट कर दिया। तो अब कल जिस समय वो बोले थे उस समय इनको खराब नहीं लगा था। जब रात में इनको दिल्ली से डांटा गया है कि तुम लोग क्या करते हो सदन में, तब आज इनको अचानक गुस्सा लगा है। आज इनको लग रहा है कि कल खराब बात हो गई। चूंकि बात बढ़ गई, विपक्ष और सरकार के बीच ठन गई, इस कारण हंगामा होने लगा, तो विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार विधान परिषद में गए। वहां ज्यादातर महिला विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रही थी। विधान परिषद में भी उसी तरह का सीन था जैसा विधानसभा में था। नीतीश चाहते थे किसी तरह लोगों का फोकस उनके बयान से हटकर कास्ट सर्वे और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% करने पर आ जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि सदन में कोई उनकी बात सुने, और कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए नीतीश कुमार ने शोर शराब के बीच विधान परिषद में फिर से माफी मांगी। कोई ऐसी बात नहीं, चिंता मत करिए। मैंने अगर कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर के आपको बुरा लगा, तो हमको ये पता चला, और देखिए ना, जब पता चला तो आज सवेरे ही पत्रकारों ने हमसे पूछा, हमने इस बात को कहा कि भाई अगर इस बात को लेकर के लोगों को या किसी को भी सदन नेता की बात सुननी चाहिए तो मैं इसके लिए वापिस लेता हूं। महिलाओं की शिक्षा के चलते किस तरह से आबादी घट रही है, तो यही बात हम कह रहे थे। लेकिन एक शब्द हमने जो कह दिया, आप उसकी निंदा हो रही, तो हम वापिस कर रहे हैं। हम तो उसमें कुछ नहीं, हम महिलाओं के प्रशंसक हैं, मुख्यमंत्री ने के प्रशंसक हैं, और हमसे कोई गलती शब्द आ गया है तो मैं उसको वापिस करता हूं। लेकिन अगर मगर करने से, नीतीश के हाथ जोड़ने से, अपनी निंदा करने से मामला शांत नहीं हुआ। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से विधानसभा तक नीतीश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला। नीतीश कुमार का पुतला भी फूका। बीजेपी के महिला विधायकों ने कहा, ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है जो महिलाओं का इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपमान करे, जिससे ये भी न पता हो वो क्या बोल रहा है, कहां बोल रहा है। इन महिला विधायकों ने कहा, जिन लोगों को नीतीश कुमार का बयान सेक्स एजुकेशन लगता है, वो अपने घर वालों को नीतीश कुमार की क्लास में भेजें। बिहार की महिलाओं को नीतीश के ज्ञान की जरूरत नहीं है। महिला के ऊपर ऐसा अभद्र बोले हैं मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री को माफी क्या मांगे, इस्तीफा दे दे। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पद से हट जाए, इस्तीफा दे दे। अभी देखे हैं, अभी चोर से आए हैं, चोर गली से भागे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में आज तक नहीं हुआ है, नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। नीतीश कुमार जी पहले तो अपना मेंटल का इलाज करावे, अपना दिमाग का इलाज करावे। मुख्यमंत्री पागल हो गया है, ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या माफी मांगे, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी। गाली दे के माफी मांगना कोई बात हुआ? आपका माँ बहन है कि नहीं है? इतना जरूरी नहीं है, अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। महिलाओं के अपने प्रति महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है, जो गाली दिया माफी मांगने। और एक मुख्यमंत्री को ऐसा वक्तव्य शोभा नहीं देता है।
तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सेक्स एजुकेशन से जोड़कर इसको वो अपनी वाइफ को देना सेक्स एजुकेशन सार्वजनिक तौर पे, दूसरी महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। जी ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट मेंटली डिरेल्ड पर्सन का पब्लिकली है। सो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इमीडिएट जनहित में रिजाइन कर देना चाहिए एंड दैट इज ओनली थिंग शुड बी डन। दिल्ली में भी बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार भवन के बाहर बीजेपी की महिला वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनके इस्तीफे की मांग की। नीतीश के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नाराजगी जताई है। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा वर्मा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नीतीश के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अपनी चिट्ठी में महिला आयोग ने नीतीश के बयान को शर्मनाक बताया। जब महिला आयोग का नोटिस आया तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश के बचाव में उतरे। ललन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो बातें विधानसभा में कही उससे तो हर इंसान वाकिफ है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बात का बतंगड़ बना रहा है, फिजूल का हंगामा कर रहा है। आपत्तिजनक सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। मैं हैरान हूं कि नीतीश कुमार अपनी बात को शर्मनाक कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन ललन सिंह उनकी बात को डिफेंड कर रहे हैं। और लालू की पार्टी आरजेडी भी खुलकर नीतीश के फेवर में खड़ी हो गई। आज सुबह आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला गया। कहा गया कि जब मणिपुर में औरतों का चीरहरण हो रहा था तब बीजेपी खामोश रही, जब दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई तो भी बीजेपी चुप रही। विधानसभा में हंगामे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश का बचाव किया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश के मुंह से गलती से कुछ निकल गया तो उन्होंने माफी भी मांग ली। अब विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर हंगामा नहीं करना चाहिए। ऐसा बात मुंह से निकल गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए, माफी मांगे। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से कर। तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उन लोगों का काम है, विपक्ष में जो रहेगा उसका काम है। लेकिन बात बढ़ती चली गई। सुशील मोदी सामने आए। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को रिटायर होने की सलाह दी। सुशील मोदी ने कहा, इससे पहले नीतीश ने ऐसे अश्लील लफ्जों का इस्तेमाल किया है, कई बार किया है। कई मौकों पर तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो अफसरों और मंत्रियों के नाम भूल जाते हैं। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश की उम्र हो गई है, अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप देना चाहिए। नहीं, देखिए तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। नीतीश कुमार के अश्लील भाषण को डिफेंड करने वाले दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी बात को शर्मनाक कह दिया, बार बार माफी मांग ली, अब इस बात को इशू क्यों बनाया जा रहा है? इसमें समझने की बात यह कि नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, विवश किया गया। इसलिए नहीं कि उनकी अश्लील बातों से 13 करोड़ बिहारियों का सिर शर्म से झुक गया, बल्कि इसलिए कि उनके निर्लज्ज बयान से आरक्षण को 75% करने का मुद्दा दब गया। इस सवाल पर मोदी को कॉर्नर करने की जो सियासी चाल उन्होंने चली थी, वो सेक्स लाइफ के बारे में बेशर्मी से कही गई बात की काली छाया में पीछे छूट गई। आरक्षण पर मोदी को घेरने का आइडिया फेल होता नजर आया। इसलिए ये पॉलिटिकल माफी मांगी गई, बार बार मांगी गई। दूसरी तरफ आज कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार को माफ कर दीजिए, वो पगला गए हैं।
मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल देते हैं। अब मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, जो पगला गया है, क्या उसे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? जो नेता विधानसभा और विधान परिषद में अश्लील बातें कर सकता है, जिसका माइंड परवर्ट हो गया है, क्या उसे बिहार को लीड करने का अधिकार है? नीतीश कुमार ने जो बेशर्मी दिखाई, जिस तरह की गंदी बातें की, उसके बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग भारतीय राजनीति के नाम पर कलंक हैं और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुझे लगता है उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और जो लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, उन्हें सोचना चाहिए कि वो देश के साथ क्या करना चाहते हैं। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। इस वक्त मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां कैंपेन में पूरी ताकत लगाई रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 रैलियां की। मोदी के अलावा प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, स्मृति ईरानी, अखिलेश यादव, मायावती और केजरीवाल जैसे तमाम नेता कैंपेन करते नजर आए। मोदी की पहली रैली दमोह में हुई, फिर मोदी गुना गए और उसके बाद मुरैना में पब्लिक मीटिंग की। हर जगह मोदी ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के काम गिनाए और कांग्रेस का जमाना भी याद दिलाया। मोदी ने कहा, कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए काम करती है। मोदी ने कहा, उन्होंने कोरोना के वक्त गरीबों को राशन देने की जो स्कीम शुरू की थी, उसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने की बात कर रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस चाहे जो भी कहे, जो भी करे, वो अपना वादा निभाएंगे। अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जरूर पहुंचाएंगे। आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था और इसलिए मैंने तय किया था, संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं किसी गरीब मां का बच्चा भूखा सोने नहीं दूंगा। मैं किसी के घर में भूख की आवाज सुनाई दे, वो दिन हिंदुस्तान में आने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में देने का काम शुरू किया। भाइयों बहनों, ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है। अब बताइए मुझे, इस योजना को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। बताइए, मैंने सही किया कि गलत किया? अब ये कांग्रेस वालों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 2 दिन से लगे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मोदी के खिलाफ शिकायत करेंगे, वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है? मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई, तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, गरीबों की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस वालों को जो करना है वो करते रहे, वो अपना पाप करते रहे, मैं मेरा पुण्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, इसके बाद मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा, कांग्रेस में हमेशा से रिमोट कल्चर रहा है। देश में पहले कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, अब कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं। लेकिन जब रिमोट का कनेक्शन टूट जाता है तो असली बात सामने आ जाती है। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको।
लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मोदी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के काम गिना रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ काम के साथ साथ धर्म की बात भी करते हैं। मोदी ने कांग्रेस को गरीब विरोधी बताया तो योगी ने कांग्रेस को हिंदुत्व का घोर विरोधी कहा। योगी आदित्यनाथ ने आज पन्ना, पृथ्वीपुर, उदयपुरा और नरसिंहपुर में 4 रैलियां की। हर जगह योगी ने कहा, कांग्रेस समस्या है और बीजेपी समाधान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबी, आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी समस्याएं कांग्रेस की देन है। इन सब समस्याओं को बीजेपी की सरकार ने खत्म किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। योगी ने कहा, एक वक्त था जब यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। यूपी को माफिया राज, गुंडा राज और दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश की पहचान उसके डेवलपमेंट से होती है, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी सांस्कृतिक धरोहरों से होती है। याद करिए, आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। वे बोलते ही नहीं थे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतलब उस समय एक ऐसा राज था जहां कर्फ्यू लगता था, जहां माफिया हावी थे, जहां अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, और कोई ये नहीं कह सकता, हर उत्तर प्रदेशवासी कहता कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अब उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू से नहीं है, माफिया से नहीं है, गुंडों और अपराधियों से नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान प्रभु राम से है, मां गंगा से है। अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी सरकार बनेगी तो पहचान का संकट दूर होगा। हमारा नौजवान जो पलायन करता, अपने घर को, अपनी भूमि को छोड़ करके नौकरी और रोजगार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, उसे अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उसको नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। अच्छी सरकार ही यह काम दे सकती है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने धर्म की बात की। कहा, कांग्रेस को चुनाव के वक्त हिंदुत्व की याद आती है। कांग्रेस के नेता चुनाव के वक्त भक्ति में जुट जाते हैं। और इसके बाद योगी ने राहुल गांधी का जिक्र किया। कहा, इस बार तो अजीब हो गया, राहुल गांधी को यकीन हो गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार तय है, तो चुनाव से पहले ही केदारनाथ चले गए। योगी ने कहा, केदारनाथ कांग्रेस के राज में बर्बाद हुआ, उसे भी मोदी ने संवारा। कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कल आपने देखा होगा, राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हों,
चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथपुरी पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथपुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने उजाला था, मोदी जी ने संवार दिया। चुनाव की रैलियों में धर्म की बात कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने भी इंदौर की रैली में रामायण की कहानी सुनाई, फिर बीजेपी को अहिरावण और मध्य प्रदेश की जनता को हनुमान बताया। प्रियंका की इंदौर में आज दूसरी रैली थी। आज की पब्लिक मीटिंग सावेर असेंबली सीट पर हुई। यहां कमलनाथ भी मौजूद थे। इस सीट से बीजेपी ने तुलसीराम सिलावट को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार वो इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बीजेपी में चले गए, इसलिए कांग्रेस का फोकस इस सीट पर है। कमलनाथ किसी भी तरह इस सीट पर तुलसी सिलावट को हराना चाहते हैं। प्रियंका ने रैली में तुलसी सिलावट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रामायण की अहिरावण वाले प्रसंग को कांग्रेस सरकार के गिरने के प्रसंग से जोड़ दिया। प्रियंका ने कहा, जैसे अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था, वैसे ही बीजेपी ने आपकी बनाई कांग्रेस की सरकार का अपहरण किया। अब जनता को हनुमान जी की तरह बीजेपी के कब्जे से सरकार को छुड़वाना होगा। अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। हनुमान जी पाताल लोक गए, उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। 2018 में आपने एक सरकार चुनी और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? प्रियंका और कमलनाथ की हनुमान भक्ति का जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता आज खंडवा में थे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भक्ति चुनावी है। कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन हनुमान जी की तस्वीर वाला केक बनवाते हैं और उसे काटकर खाते हैं। ये हिंदुत्व के संस्कार नहीं हो सकते। इलेक्शन आता है, वो समय जो हिंदू हो जाता है, वो लोग का बात आप लोग छोड़ दीजिए। वो लोग का पीछे पड़ेगा तो कोई रास्ता हम लोग को दिखाई नहीं देगा। आज आप देखिए, कमलनाथ जी जन्मदिन करता है, केक का ऊपर हनुमान जी का सभी अंकन, प्रतिमा को अंकन करता है, फिर ब्लेड से उनको काटते हैं खाने के लिए। अरे क्या हनुमान जी खाने का चीज है क्या? हनुमान जी क्या खाने का चीज है? और आप खुद बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूं। भाई अगर आप हनुमान भक्त होता था, जन्मदिन कोई हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करता था और यही हनुमान भक्त होता है। कहां इंग्रज का केक और कहां हमारा भारत का हनुमान? आप लोग कंपेयर करके देखिए। मैं कमलनाथ जी को मिला नहीं बहुत दिन, मिलने से मैं बोलूंगा कि आपको अपना हनुमान भक्त दिखाना ही है, तब दूसरा काम कर सकता था। क्यों? केक में तो कोई केक में अंडा भी होता है, हनुमान तो निरामिष होता है कंप्लीटली। आप जाके हनुमान को केक में उठा लिया। तो ये सारे
जब आप किसी को नकल करने जाते हो गड़बड़ी हो ही जाएगा। आप नकल करने का कोशिश मत करो, ओरिजिन बनो ना। आज मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और मायावती की भी रैलियां हुई। वक्त की कमी है, ये रैलियां तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू जैसे इंडिया अलायंस के पार्टनर और बीएसपी बढ़ा रही हैं। इन सभी पार्टियों ने मध्य प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार बड़ी संख्या में उतारे हैं। अखिलेश यादव ने तो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आज समाजवादी पार्टी ने राजस्थान के लिए 5 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस के सामने इसी तरह की मुश्किल छत्तीसगढ़ में भी है। यहां अरविंद केजरीवाल ने 90 में से 57 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और बीएसपी भी 58 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को फ्री हैंड दिया है। आज 3 दिन की केदारनाथ यात्रा के बाद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। राहुल ने कांग्रेस की गारंटीज की बात की, गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों के लिए भूपेश बघेल की सरकार के काम गिनाए और इसके बाद बीजेपी को पिछड़ों और आदिवासियों का दुश्मन बताया। अंबिकापुर में एक रैली में राहुल ने कहा, अगर मोदी को पिछड़ों के हक की चिंता है तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं कराते। राहुल ने कहा, मोदी चुनावी फायदे के लिए खुद को पिछड़ा बताते हैं, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो कहते हैं जाति कुछ नहीं होती। राहुल ने कहा कि सच ये है कि मोदी जाति जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि उनका रिमोट बिजनेस घरानों के हाथ में है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। कांग्रेस के नेता हैरान हैं कि छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं, जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है, उसके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। इस वक्त महादेव ऐप घोटाला भूपेश बघेल की सबसे बड़ी समस्या है। इस घोटाले को लेकर उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बघेल का बचाव करना तो दूर, इसका जिक्र भी नहीं किया। अब चर्चा है कि भूपेश बघेल इस बात से खफा हैं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में उनका साथ नहीं दे रहे। आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई। सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने ऐलान कर दिया कि वो रिजर्वेशन में पिछड़े वर्ग के हकों में कटौती की साजिश को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भुजबल का कहना है कि मराठा लोगों को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट देकर पिछड़े वर्ग में शामिल करने की कोशिश हो रही है। इससे पिछड़े वर्ग का नुकसान होगा, इसलिए यह ठीक नहीं है। छगन भुजबल का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने बार बार कहा था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कटौती किए बगैर वो मराठों को आरक्षण देंगे, लेकिन अब जो हो रहा है वो शिंदे के बयान के उलट है।
आज छगन भुजबल रिजर्वेशन के केस के सिलसिले में हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया कि पिछड़ी जातियों का सर्वे होना चाहिए और जब तक सर्वे नहीं होता तब तक महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगनी चाहिए। इसी केस की सुनवाई के वक्त छगन भुजबल बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इसे लेकर 10 दिसंबर तक अपना जवाब फाइल करे। बैकवर्ड कमीशन को भी 10 दिसंबर तक अपना जवाब देना होगा। सुनवाई के बाद छगन भुजबल ने आरोप लगाया कि ओबीसी समाज की तमाम जातियों को पिछड़े वर्ग से निकालकर मराठाओं को रिजर्वेशन देने की तैयारी हो रही है। इसे पिछड़ा वर्ग मंजूर नहीं करेगा। कि कुंभी का सर्टिफिकेट ले ले गलत सलत और ओबीसी में जो है अपने आप जो है दाखिल हो जाए मराठा समाज के कुछ लोग। और अभी तो जो शुरू है, पहले तो बोले थे वे मराठवाड़ा में जो है निजाम शाही के वहाँ जो कुछ प्रूफ है वो देखे जाए। तो हमने कहा तो देखो अगर है तो ठीक, अभी तो वो तो बात नहीं है। अभी सारे महाराष्ट्र में जो है ये कार्यालय खोले गए और जो आएगा उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट कुंभी का सर्टिफिकेट दे ताकि वो ओबीसी में अपने आप आ जाए। और एक आदमी ओबीसी में सर्टिफिकेट उसको मिला कुंभी का तो उसकी जो पत्नी है उसके जितने भी जो है ब्लड रिलेशन है 100-200 वो अपने आप बन जाए। जो पति है उसके जो 100-200 है वो अपने आप बन जाए। तो ऐसे ये सारे बातें गलत बातें चल रही है। तो एक ओर से ओबीसी में घुसना गलत रास्ते से और दूसरी जगह से जो ओबीसी में है उसको कोर्ट के माध्यम से बाहर ढकलने की कोशिश करना, ये सारा प्रयास शुरू है। जो ओबीसी के जो जातियां हैं जिसमें विजयंती है, फिर बंजारी है, धनगढ़ है, माली है, तेली है, कुम्हार, सुतार, लोहार, ये सारी जो है 374 जाति, इनका सर्वेक्षण किया जाए और ये गैर कानूनी जो है ओबीसी वर्ग में जो है शामिल किए गए हैं तो इनको जो है हटाया जाए। मराठा आरक्षण एकनाथ शिंदे के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। उन्होंने 2 महीने के भीतर मराठाओं को आरक्षण देने का वादा किया, फिर मराठाओं को कुंभी जाति का सर्टिफिकेट देकर पिछड़े वर्ग में शामिल करने का रास्ता निकाला। चूंकि मराठाओं की आबादी 33% है, इसलिए कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती, लेकिन पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है, इसलिए कोई पिछड़ों को भी नाराज नहीं कर सकता। चूंकि अजीत पवार खुद मराठा हैं, इसलिए इस मामले में वो खामोश हैं, लेकिन पिछड़ों के कोटे का मुद्दा उठाने का जिम्मा उन्होंने छगन भुजबल को सौंप दिया। अब छगन भुजबल अपना काम कर रहे हैं और इससे शिंदे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए अब दिल्ली सरकार अगले 10 दिन में क्लाउड सीडिंग कराने पर विचार कर रही है। इस बात की संभावना है कि दिल्ली में 20 से 23 नवंबर के बीच बनावटी बारिश कराई जाए। असल में पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अब दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पिछले 7 महीने से बंद पड़ा स्मॉग टावर आज फिर से काम करने लगा। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल की 611 टीमें बना दी, जो दिल्ली में घूम घूम कर इस बात की जांच करेंगी कि कहीं जनरेटर तो नहीं चल रहे, ढाबों में तंदूर तो नहीं जल रहे, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक घोषित किया है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की संभावनाएं तलाशने की भी बात की है। आज अभी आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव में है, उसको देखते हुए क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए।
गोपाल राय क्लाउड सीडिंग की बात तो कह रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि कम से कम इस साल तो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर, क्योंकि आईटी के एक्सपर्ट्स के साथ सितंबर में भी मीटिंग हुई थी। उसके बाद यह कहा गया था कि चीन ने बीजिंग में पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग कराई थी, लेकिन उस वक्त आसमान से एसिड की बारिश हुई थी और दिल्ली में यह खतरा नहीं उठाया जा सकता। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।